जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग संविधान के एक और भाग को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के निर्माण को और किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ और क्या क्या आवश्यकताएं पड़ी जो संविधान की मांग करनी पड़ी देशवासियों को। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, किस प्रकार संविधान की ज़रूरत पड़ी और किसने पहली बार संविधान सभा या संविधान के निर्माण की पहली बार मांग रखी और के क्या क्या प्रारूप थे और कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी इस संविधान को बनाने में, और क्या क्या हमें कौन कौन से चुनाव करने पड़े और कौन कौन सी समितियां बना करके हमारा कितने दिन में संविधान बना, उसमें कितने दिन लगे और कितना खर्चा आया। उन सभी जो प्रश्नों के जो उत्तर मिलेंगे इस वीडियो में मिलेंगे। जो भी प्रश्न बनते हैं संविधान के निर्माण से वो इसी वीडियो में सारे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन संविधान के निर्माण से नहीं बनेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण की जो पहली बार विचार किया गया था वो 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। यानी संविधान की पहली बार जो मांग की गई या पहली बार राय रखी गई थी वो एम.एन. रॉय ने रखी थी। उसके बाद में जब एम.एन. रॉय रखने के बाद में कांग्रेस ने जब पहली बार मांग रखी वो 1935 में रखी थी। यानी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की मांग किस वर्ष रखी थी तो 1935 में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की मांग रखी थी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का संविधान यानी स्वतंत्र भारत का संविधान जो 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया और 1940 में जब पंडित नेहरू ने जब प्रस्ताव पारित किया, इसी को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है कि यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें ज़रूरत है एक स्वतंत्र भारत के संविधान की जिसमें बाहरी लोग कोई हस्तक्षेप ना करे और हम जिस प्रकार कानून या नियम या संविधान बनाना चाहें हम उसी प्रकार संविधान बना सकें। तो इसके बाद में जब 1942 में जब क्रिप्स मिशन जो आया, यानी क्रिप्स मिशन आने के बाद में जो इनके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, इनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा गया और यह कहा गया कि आप जाइए वहाँ पर भारत में और वहाँ के संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू करवाइए या संविधान निर्माण का योजना बनाइए। तो जब क्रिप्स मिशन आया उसके बाद में उसी के बाद में जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनी, यानी यहाँ पर एक निश्चय किया गया कि हमें एक संविधान बनाना है और उसको किस प्रकार बनाना है, उन्हीं सब शर्तों का या उन्हीं सब चीज़ों को बारे में अध्ययन करने के लिए यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। कई बार प्रश्नों में पूछा भी जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आया था, तो 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन भी पूछा जाता है कई प्रश्नों में, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उस समय देख लेते हैं हम लोग। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उस समय जो बनी थी, उस समय जो उसके जो टोटल कुल सदस्य बने थे वो 289 थे और उसी में 289 में से ब्रिटिश प्रांत के 296 थे सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 जो थे वो सदस्य चुने गए थे। यानी कैबिनेट मिशन में जो कुल सदस्य जो प्रांतों के सदस्य बने थे वो 389 थे और ब्रिटिश प्रांत के 296 थे और देशी रियासतों के 93। हर प्रांत व देशी रियासत पर 10 लाख पर एक सदस्य नियुक्त किया गया था। यानी जो एक सीट थी वो लगभग अगर एवरेज निकाला जाता था तो 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत की जो आवंटित सीट थी वो मुस्लिम सिख को हटा करके जो बाकी बचता था सभी को एक सामान्य वर्ग में एक देखा जाता था। यानी जो ब्रिटिश प्रांत की जो आवंटित सीटें थी वो मुस्लिम सिख और सामान्य वर्ग के अलावा मुस्लिम सिख को हटा करके बाकी जितने बच्चे थे उन सबको सामान्य वर्ग में देखा जाता था। फिर बाद में आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित जो ये सदस्य चुने जाते थे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और इसी को कहा जाता था कि आंशिक रूप से चुनी हुई सरकार सदस्य और आंशिक रूप से नामांकित सरकार जो सदस्य थे वो चुने जाते थे। और उसके बाद संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था।
जब 1946 में जब इसका चुनाव हुआ उसके बाद में जब जो सीटें बची थी, जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांत में, उसमें कांग्रेस की 208 थी और मुस्लिम लीग की जो थी वो 73 सीटें थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की सीटों की संख्या कितनी थी, तो 73 थी। और 15 जो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य थे जो कि अपने आप को स्वतंत्र बना लिए थे, तो 15 जो सदस्य थे उनसे चुने गए थे। यानी 296 सीटों में से 208 जो सीटें कांग्रेस की थी, मुस्लिम लीग की 73 थी और 15 जो थे वो छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की चुना गया था। उसके बाद में जब कैबिनेट मिशन योजना में जब उसकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक किस तारीख को हुई थी और किस साल को हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जब ये बैठक हुई तो वहाँ पर फ्रांस की एक समिति के अनुसार वहाँ के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। यानी स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य में कन्फ्यूजन करके कई बार क्वेश्चन बनता है इससे, और उसमें बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं स्थायी और अस्थायी में। और भीमराव अम्बेडकर जी में भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो अलग क्वेश्चन बनता है। और इन दोनों में स्थायी और अस्थायी सदस्य में भी कन्फ्यूजन होता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अब जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और उसने दो स्वायत्त राज्यों की या 2 स्वायत्त देशों की मांग रखी, लेकिन इसको मुस्लिम लीग की जो मांग की थी उसको ठुकरा दिया गया। उसके बाद में आगे कुछ चीज़ें रखी गई, उसको लेकर के मान लिया गया था। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई इसका बहिष्कार किया, उसके बाद में 2 दिन बाद यानी 9 तारीख को हुआ था, 9 के बाद में 11 तारीख को संविधान सभा की दूसरी बैठक करनी पड़ी। जब इसकी दूसरी बैठक हुई तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि 13 दिसंबर इसके 2 दिन के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद में संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो गई और ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसी को आगे चल करके हम लोग प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव ही था वही आगे डिटेल में जाकर के प्रस्तावना के रूप में व्यक्त हुई। और उसके बाद में जब समितियां बनने लगीं तो कुछ संविधान बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गईं, जिनके कुछ अध्यक्ष भी रखे गए, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो संविधान की समितियां कुछ इस प्रकार थी कि पहली जो थी वो प्रारूपी समिति थी, दूसरी जो थी संघ शक्ति समिति थी, तीसरी जो थी संघीय संविधान समिति थी, चौथी जो थी वो प्रांतीय समिति थी, जो चौथी के बाद में पांचवी जो समिति थी वो हमारी मौलिक अधिकार, प्लस अल्पसंख्यक कि जो बहिष्कृत क्षेत्र थे उनकी मांग के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो इन सब समितियों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे और देखेंगे कौन सी समिति में कौन अध्यक्ष थे और किनको नियुक्त किया गया था, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा में जो एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। यानी संविधान सभा में पूछा जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। आगे हम समितियों के बारे में डिटेल में देखते हैं।
जब संविधान की अलग अलग समितियां बनने लगी और उनके अध्यक्षों का चुनाव हो गया, उसके बाद हर समिति को एक कार्य बांट दिया गया और उसको अधिकार क्षेत्र दे दिया गया कि इस अधिकार क्षेत्र तुम्हारे पास ये रहेगा। तो कुछ समितियां बनी और उनके अध्यक्षों के बारे में हम लोग देखते हैं। इन समितियों और उनके अध्यक्षों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको जरूर से आप देखिएगा कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन जब पूरे देश का संचालन करेगा, तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन पूरे देश में कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद करेगा, यानी राष्ट्रपति थे। तो यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो पूरे देश का संचालन राष्ट्रपति करता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम लोग देखते हैं संघीय संविधान समिति। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संघ पर प्रधानमंत्री का अधिकार रहता है, यानी पूरे संघ का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यानी संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर उसके बाद में आता है प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किनको चुना जाता है? हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में कई प्रांत या कई जो रजवाड़े थे वो अलग अलग अपना राज्य बनाना चाहते थे, अपना देश बनाना चाहते थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कई प्रांतों को एकजुट कर करके भारतवर्ष में मिलाया था। तो जो प्रांतों का जो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर उसके बाद में आता है संघ शक्ति समिति, यानी संघ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि संघ पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का रहता है, यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद में आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति मतलब किस प्रकार से संविधान बनेगा और उसका ढांचा तो सही तरीके से कैसे तैयार किया जाएगा, तो उस सब चीज़ों का प्रारूप बनाने के लिए जो भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में आता है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श की जो समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। यानी मौलिक अधिकार जो दिलाने वाले जो थे, ऐसे याद कर सकते हैं, मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिलवाए थे। फिर उसमें आता है राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि संचालन समिति यानी देश का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे और मौलिक अधिकार और एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श की जो समिति थे उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे और राष्ट्रध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो हम लोग ये समितियां और उनके अध्यक्षों को जरूर देख लीजिएगा। अभी प्रारूप समिति के हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और उनके क्या क्या नाम थे, उनसे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सदस्य चुने जाते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और कहीं से भी चुने जाते थे। जैसे जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव पहली बार जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था और फिर जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव बॉम्बे से हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी का जो पहले निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था और स्वतंत्रता के बाद में भीमराव अम्बेडकर जी का जो चुनाव हुआ था या निर्वाचन हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था।
फिर हम लोग देखते हैं कि जब प्रारूप समिति का कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति को बनाने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो 27 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। या ये क्या है कि प्रारूप समिति कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति कब बनी थी, तो 27 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। इससे एक क्वेश्चन यूपीपीएससी और आईएएस का जो क्वेश्चन एक बनता है, पेट क्वेश्चन है ये, कि जो 7 सदस्य, इसमें सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों के नाम से भी मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है। इन 7 सदस्यों के नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे वो पहले तो भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, फिर एन गोपाला स्वामी अंगेयर नाम है, अंगेयर, और फिर तीसरे थे आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। ये अय्यर थे और ये अंगेयर थे। दो तरीके से याद कर लीजिए, एक अय्यर हो गए, एक अंगेयर हो गए, 2 नाम ये हो गए। फिर उसमें चौथा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इनका पूरा नाम नहीं लिखा था, आप कन्हैया लाल से भी लिख सकते हैं। इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी नाम था इनका पूरा नाम। फिर 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, और जो छठे थे एन माधव राव थे, और 7वें थे डॉक्टर पी खेतान के नाम से। जो ये और ये जो एक 2 लोग मतलब जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में अध्यक्षों के नाम में चुना गया था, यानी उस सदस्यों को में चुना गया था। तो इस समय जो नाम जो 7 हैं वो यही हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। जिनकी डेथ हो गई है उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, उनकी जगह पे ये लोग आए हुए थे। लेकिन जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे ये यही नाम है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। तो इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अंगेयर ये एक नाम, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये अलग नाम, अंगेयर अय्यर हो गए, कन्हैया लाल हो गए, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव और डॉक्टर पी खेतान जो इनके 7 सदस्यों के नाम थे। जब ये समिति बन गई उसके बाद में जब देश का विभाजन हुआ, यानी देश विभाजन में के बाद में जहाँ सदस्यों की संख्या 389 थी, उसके बाद में कुल सदस्यों की संख्या 299 बची, यानी 299 कुल सदस्य संख्या थी, बच गई थी, यानी देश आज़ादी के बाद में। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299 थी। जब हमारा ये संविधान बना तो इसको बनने में बहुत समय लगा। इसको बहुत समय बनने का रीज़न यही था, या बनाने का रीज़न ये था कि हम लोग पिछले 400 साल या 300 सालों से गुलामी से जी रहे थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान पढ़ा, और उसके बाद में उसकी एनालिसिस की। उसके बाद में हम लोग एक मजबूत संविधान बनाना चाहते थे कि जिसको आगे आने वाली जनरेशन भी फॉलो कर सके। और हम लोग देखते हैं कि जो संविधान है इसमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, यानी लिखित संविधान जो सबसे बड़ा है विश्व का। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि वही अनुच्छेद हैं, वही भाग हैं। अनुसूचियाँ सिर्फ बड़ी हैं, लेकिन अनुच्छेदों के भाग में ही बड़े हैं चीज़ें, लेकिन अनुच्छेद सब रिलेटेड वही हैं। बहुत डीप में जा कर के उनको एनालिसिस किया था, और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में ऐसे नियम, ऐसे एक्ट बनाए जिनको अभी भी फॉलो किया जाता है, और अभी भी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ज़्यादा समय लिया, लेकिन बहुत अच्छा संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान बना के गए थे। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। लगभग अगर 12 दिन निकाल दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो लगभग 3 साल हम लोग मान सकते हैं। अगर इसको याद ये भी पूछा जाता है कितने दिन लगे, तो 3 साल - 12 कर दीजिएगा, तो हमारा 3 साल लगभग बनाने में संविधान को लगे। इसमें खर्चा उस समय के अनुसार 64 लाख आया था। और जब संविधान बन गया उसके बाद में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया था या स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को 299 लोग थे, उसमें से 284 लोग प्रेजेंट थे। उन लोगों ने साइन करके संविधान को स्वीकृत कर लिया था, यानी संविधान को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। जब संविधान अंगीकार कर लिया गया उसके बाद में 26 नवंबर के बाद में 26 जनवरी को एक गणतंत्र राष्ट्र बनाया गया, संविधान लागू किया गया था। उसकी भी एक रीज़न है, उसकी भी कहानी है कि जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, तो उसी के कारण ही 26 जनवरी को ये जो है संविधान लागू किया गया था, वरना 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार कर लिया गया था।
लास्ट जो संविधान सभा हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद में संविधान लागू कर दिया गया तो संविधान सभा की समाप्ति कर दी गई थी। तो जो लास्ट बैठक हुई थी, कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। वो 13 या जो 11 दिसंबर 1946 को ही मानते हैं, लेकिन ये जो है 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन जरूर आता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति को नियुक्त कर लिया गया था। यानी राष्ट्रीय गान को भी मान लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत भी इसी डेट को एक्सेप्ट किया गया था और राष्ट्रपति भी इसी तारीख को नियुक्त किया गया था या माना गया था। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर उसके बाद में उससे पहले इससे पहले जो था ये हमारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था या राष्ट्रीय ध्वज बना, मतलब ये एक मैप बना, वो जो ढांचा था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था राष्ट्रीय ध्वज का। तो ये जो कुछ क्वेश्चन बनते थे इसी संविधान के निर्माण से, वो इन्हीं सब क्वेश्चन से मिलकर के संविधान निर्माण क्वेश्चंस बनते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।